नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। दो टोक में आपका स्वागत करती हूं। विवादों में रहे आजम खान के जौहर ट्रस्ट को बड़ा झटका लगा है। योगी कैबिनेट ने आजम खान के ट्रस्ट से उस जमीन को वापस लेने का फैसला लिया है जो 2005 में ट्रस्ट को कौड़ियों के भाव में तत्कालीन मुलायम सिंह की सरकार ने दे दी थी। और इस फैसले के बाद अब सियासत भी गरमाने लगी है। अखिलेश यादव ने फिर कहा कि आजम खान को मुस्लिम होने की सजा मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कानून अपना काम कर रहा है तो अखिलेश यादव इसमें धर्म का एंगल क्यों डाल रहे हैं। ये आज के हमारे सवाल जो रहने वाले हैं ये आपको हम बता देते हैं, क्योंकि देखिए मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं और दो टूक में तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये सवाल जिन पर हमारी चर्चा रहेगी, आजम ने किया अवैध काम तो क्यों दिया धर्म का नाम। कानून से मिली सजा, धर्म पर पेंच फंसा। आजम पर आफत, अखिलेश की सियासत। आजम पर तकरार, मुस्लिम किसके यार। मुस्लिम वोट की जंग, आजम ने बदला सियासी रंग। आजम खान साहब के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि वो मुस्लिम है। रामपुर में एक स्कूल हुआ करता था, राजकीय मुर्जा स्कूल। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी का ऑफिस था और वहीं जिला विद्यालय निदेशक वहाँ उनके कार्यालय हुआ करता था। आजम ने सारे नियमों को ताक पर रखकर उस ज़मीन को पहले जौहर ट्रस्ट के नाम करवाया और दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद उस लीज को ट्रांसफ़र करते हुए रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम से मात्र 100 रुपये में उसको अपने नाम आवंटित करवाया। आज अगर हम देखें तो 100 करोड़ की कीमत की ये ज़मीन मात्र 100 रुपये साल पे इनके पास चल रही थी। हालांकि कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आपने कोई यूनिवर्सिटी बनाई ही नहीं, आपने आज तक कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया है। आपको शायद ये अच्छा ही नहीं लग रहा कि उस इदारे में गरीब लोग, खासतौर से मुस्लिम समुदाय के लोग पढ़ लिख लेंगे, तो शायद आपको इससे दिक्कत हो रही है। तो ये बहुत ही निंदनीय, इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। ये वही लोग हैं जो कैंपसों में अराजकता फैलाते हैं कि पढ़ाई लिखाई ना हो पाए, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो कैंपसों को बंद करने की भी कोशिश करते हैं। उसी का ये एक तरह से उदाहरण है। और इसी खबर पर चर्चा करेंगे हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता संजय चौधरी और एसपी से प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय, अनिल यादव जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है। और सबसे पहले अभिषेक राय, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि कानून जब अपना काम कर रहा है तो ये धर्म का एंगल क्यों निकल कर सामने आ रहा है। मैं आपसे दीपशिखा जी एक चीज पूछना चाहता हूँ। कहते हैं ना कानून तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। बनारस के डॉन को जेल से छोड़ दिया जाता, उसने कितनी अवैध प्रॉपर्टी कब्जा की गई है, कहाँ बुलडोजर चला। और वो क्योंकि उनकी वाइफ जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से निर्दलीय एमएलसी हैं, इसलिए। और इसी तरीके से कितने लोग पूर्वांचल के मैं गिना सकता हूँ, नाम गिना सकता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे और एक जाति के हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की जाति के हैं, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। सही बात है, आजम खान साहब ने बहुत गलत काम किया, बहुत गलत किया साहब। मुसलमान होना उनका सबसे बड़ा गलत काम है। गरीबों के लिए यूनिवर्सिटी बनाना बहुत गलत काम किया। गरीब के बच्चे को पढ़ाना बहुत गलत काम किया। ये सरकार अमीरों को लूट के, सरकार का टैक्स बेस का पैसा अमीरों को लूट के, जैसे कितने लोग भाग रहे गुजरात से, अभी 1000 करोड़ का एक व्यापारी भागा है, उसके ऊपर ये सरकार कुछ नहीं कहेगी साहब। और जो आदमी देश हित में, जनता हित में कार्य करे, उसके लिए ये सरकार उसके पीछे पड़ जाएगी। तो ये कहते हैं ना, ये राजनीतिक विद्वेष की राजनीति है। आज तक भारत के संस्कार में ये नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ये राजनीति हमें सिखा रही है, पूरे देश को सिखा रही है किस तरह राजनीतिक वैमनस्यता होनी चाहिए। अभी तक हम लोग का मतभेद था, मनभेद कभी नहीं था। और लेकिन अब ये मनभेद भी पैदा करना चाहते। ठीक है, जो बोगे वो काटोगे। अभिषेक राय जी, जो आपका सवाल है ये कि बीजेपी के करीबियों पर ऐसे कार्रवाई क्यों नहीं होती है जिनके नाम संलिप्त होते हैं, ये मैं बीजेपी से जवाब लूंगी। लेकिन एक बार फिर से अपना सवाल दोहराना चाहूंगी कि कानून अपना काम कर रहा है, जो अनियमितताएं पाई जा रही है उसमें मुस्लिम एंगल क्यों दिया जा रहा है, ये मेरा सवाल है। दीपशिखा जी, हमने बोला ना कि जो मजलूम होता है उसी के ऊपर सारे आरोप डाल दिए जाते हैं, जो मजबूत होता है उसके ऊपर कहाँ आरोप लगते हैं। हम तो कानून न्याय व्यवस्था में आस्था रखते हैं। एक कोर्ट ने किसी को दोषी दिया है, और भी कोर्टें हैं।
कई कोर्टों से हमें रिलीफ भी मिला है, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी का केस तक दर्ज हुआ है, और उसी के नाम पे इनके एक विधायक बन गए आकाश जी, माननीय विधायक जी हैं आज। कहते हैं ना कि उनके पास कोई फेम नहीं था, उन्होंने जनता के लिए कुछ काम नहीं किया, लेकिन जनता के लिए काम नहीं किया सिर्फ आजम खान साहब के खिलाफ जो उनको कोर्ट में सारी मुकदमे दायर किए, उसको उससे भारतीय जनता पार्टी ने उसको नवाज दिया, विधायक का टिकट दे दिया, और सरकार ने पूरा मिलके आजादी के बाद से सबसे कम वोट परसेंट रामपुर में उपचुनाव में पड़ा, 32% मत प्रतिशत पड़ा, क्योंकि हम जो वोटर्स हैं उनको वोट ही नहीं डालने दिया गया, क्योंकि जनता से डरते हैं ये लोग। जनता के सामने अभिषेक जी, जो अनियमितताएं पाई गई हैं उनको लेकर मैं वापस आपके पास आऊंगी, अनियमितताओं को लेकर सवाल आपसे पूछूंगी, वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले इस समय जो बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं उनके पास चली जाती हूँ। देखिए, अभी अभिषेक की ओर से कुछ सवाल पूछे गए हैं, जिनमें पहला सवाल तो ये है कि बीजेपी ऐसी कार्रवाई अपने करीबियों पर नहीं करती है, और दूसरा सवाल है कि ये जो चलन शुरू हुआ है इस तरह की राजनीति का, ये बीजेपी ने ही शुरू किया है, जो ध्रुवीकरण की राजनीति है। कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, एमपी एमएलए कोर्ट बनाया है, इसलिए कि जो विधायक और सांसद अपने आप को कानून से ऊपर समझते थे वो अब कानून की जद में आ रहे हैं। पहले नेता का मतलब होता था कि जो भी नियम, कानून, व्यवस्थाएं, सिद्धांत हैं उन सबको तोड़कर जनता की उपेक्षा करते हुए अपना पेट भरने का काम ये सांसद विधायक जिसने भी किए। आज भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए एमपी एमएलए जो कोर्ट्स हैं उसमें ये लोग लगातार दोषी सिद्ध हो रहे हैं। देखिए, आजम खान साहब ने क्या किया, मुर्तजा उच्चतर शिक्षा महाविद्यालय जो अल्पसंख्यकों के लिए काम करता था, उसी महाविद्यालय में जिला विद्यालय निरीक्षक का, वहां पर बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय हुआ करता था, उस पर कब्जा करके अपनी पार्टी का और एक प्राइवेट स्कूल बनाकर खड़ा किया। किस पर? जो अल्पसंख्यकों के हित के लिए काम करने वाला इंस्टीट्यूशन था। इसको 2006 में कैबिनेट ने पास किया 30 साल के लिए। आज 17 साल हो जाने के बाद भी उस इंस्टीट्यूशन ने अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं किया। अल्पसंख्यकों के हित मारा जा रहा था। 30 साल के लिए हुआ, 17 साल तक कुछ कर नहीं पाए। तो अगर आधे समय बीत जाने के बाद भी अल्पसंख्यकों का कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ट्रस्ट की शर्तों के उल्लंघन करने के कारण इस ट्रस्ट से जमीन लेकर एक बार फिर से मुर्तजा उच्चतर महाविद्यालय को वापस कर दी है। तो मुझे लगता है कि इसका परिणाम क्या हुआ। देखिए, आजम खान के खिलाफ सारे के सारे एफआईआर मुस्लिम समाज के लोगों ने दर्ज कराए। जन्मतिथि का मामला आप समझिए, एक ऐसा व्यक्ति जो सत्ता पर बैठा है, अपने विभाग में नगर विकास मंत्री रहते, नगर निगम से पति पत्नी दोनों लोग एक शपथ पत्र देकर अपने बेटे की उम्र कम कराते हैं। कितना बड़ा अपराधी होगा, अपने समाज के बजाय अपना हित करने के लिए ऐसा बड़ा आदमी अगर करे, वो अगर ट्रस्ट बनाकर किसी को शिक्षा देगा तो उसकी शिक्षाएं मुझे लगता है समाज के हित के लिए नहीं होंगी। चलिए, इस समय हमारे साथ अनिल यादव भी जुड़े हैं तो उनके पास भी चलते हैं। अनिल जी, जिस तरीके से देखा कि कांग्रेस का आजम प्रेम इस समय कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है, लोकसभा चुनाव है, तो क्या ये जो प्रेम है इंसानियत के तौर पर है या फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस इसे एक मुस्लिम वोट के आधार पर भी देख रही है? देखिए, वोट की राजनीति या सत्ता की राजनीति के लिए काम करती है भारतीय जनता पार्टी, जिन्हें सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ सत्ता दिखती है। हम लोग सिर्फ आजम साहब की बात नहीं कर रहे हैं, प्रदेश में या देश में किसी भी पिछड़े के साथ, किसी भी मुस्लिम के साथ, किसी भी दलित के साथ या किसी भी समाज के साथ अन्याय होगा तो उसकी आवाज उठाने का काम राहुल जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे। जहां तक बात है इस यूनिवर्सिटी की, तो आप मुझे एक बात बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, इनके जो बच्चे हैं वो तो पढ़ते हैं विदेशों में। आप मध्य प्रदेश के सीएम साहब हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। सिंधिया जी के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, निशिकांत दुबे के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। मैं तमाम नाम ऐसे गिनवा दूंगा, पूरी फहरिस्त है। लेकिन एक आम आदमी के बच्चों को पढ़ाए जाने के लिए कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो उससे इन्हें आपत्ति है, उसमें तमाम तरह की इन्होंने खामियां निकाल दी। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि नेता जो है कानून की जद में आने लगे हैं। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एडीआर का आंकड़ा कहता है कि 90 जो बीजेपी के विधायक है आज की तारीख में सिटिंग,
उन पर सीरियस क्रिमिनल केसेस दर्ज है। आप मुझे बता दीजिए कौन सा भारतीय जनता पार्टी का विधायक आपकी जद में आ गया है? ब्रिजभूषण शरण सिंह का उदाहरण तो हमने देखा ही। उस सांसद पे, उस भाजपा के सांसद का आरोप क्या था? महिला उत्पीड़न। महिला उत्पीड़न मुझे लगता है कि बकरी चोरी, किताब चोरी, इन जैसे मामलों से तो ज्यादा संगीन होता होगा। क्या हुआ? सरकार दिल्ली में बैठी, केंद्र की सरकार और प्रदेश में बैठी यूपी की सरकार तमाम तरह से उसे बचाने पर लग गई। कुलदीप सेंगर तो आपको याद ही होंगे, कैसे एक बच्ची को अपने साथ दुष्कर्म होने के लिए एफआईआर लिखवाने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह करना पड़ा था। जब जाकर सुनवाई हुई उसके बाद भी एफआईआर नहीं हुई, सीबीआई आई तब जाके कुछ हुआ उस मामले में। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोगला चरित्र है। ये चाहते नहीं कि आम आदमी के बच्चे पढ़े, वो आगे बढ़े। मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये यूनिवर्सिटी बनी रहती, आप आजम साहब को जो सजा देते, आप यूनिवर्सिटी सिर्फ आम लोगों को क्यों सजा देना चाहते हैं? आज जो तमाम पैसा लगा इसमें, जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो सैकड़ों और हजारों बच्चे इसमें पढ़ते, उनका भविष्य आपने खिलवाड़ कर दिया। आप मुझे बताइए कि आपने तो कोई यूनिवर्सिटी बताई नहीं। आप अगर यदि भारतीय जनता पार्टी की, आप दूसरी बीजेपी की सरकार चल रही है, यदि आपने शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम किया हो तो गिनवा दीजिए। कोई नई यूनिवर्सिटी योगी आदित्यनाथ जी ने बनवाई हो या केंद्र ने बनवाई हो तो मुझे बता दीजिए। नहीं, तो जब आपने कुछ नहीं किया तो जो किसी ने काम किया हुआ है आप उसको भी खत्म कर देना चाहते हैं। आप चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे पढ़े और किसी के बच्चे ना पढ़े। आप जितने ऑपोजिशन के नेता हैं आप सबके खिलाफ मुकदमे करेंगे, सबको आप जेल भेजेंगे। क्या आपने जो आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर अनियमितताएं हैं, उनमें से अगर अनियमितताएं पड़ी होंगी तो एक का जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूंगी, उसके बाद आप मुझे बताइए कि गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो इस समय आप यहाँ पर कह रहे हैं उसका क्या ये रास्ता सही था? जौहर विश्वविद्यालय के पीछे जो स्थित एक झील के सुंदरीकरण और पिकनिक स्पॉट को विकसित करने के लिए सरकारी विभाग टेंडर जारी करता है। ये काम पूर्व मंत्री आजम खान के करीबी ठेकेदार को मिला और उसके बाद सरकारी काम करने के बजाय उसने अधिकांश बजट जौहर विवि के निर्माण कार्यों में खर्च कर दिया। नतीजन सरकारी काम अधूरा पड़े रहा, जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे रहे। इस पर क्या कहेंगे आप? हमारा सवाल यही है और कोई सवाल नहीं गरीब बच्चों के लिए। आप मेरी बात समझिए, सवाल हमारा ये है कि जो यूनिवर्सिटी बनी है उसमें अनियमितताएं पाई गई, अगर उन अनियमितताओं को लेकर या बाकी चीजों को लेकर वो दोषी माने जाते हैं तो मुस्लिम का जो एंगल जुड़ता है वो क्यों? कानून अपना काम कर रहा है तो मुस्लिम एंगल से क्या ध्रुवीकरण की राजनीति यहाँ पर हो रही है? ये मेरा सवाल है। देखिए, मैं समझता हूं कि हालांकि मैंने, अगर आपने मेरी बात गौर से सुनी होती तो शायद आपने ध्यान दिया होगा, मैंने पहले ही कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। आप कानून की जद में जो आए आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन सिर्फ कानून की जद में ऑपोजिशन के नेता ही आएंगे या किसी एक जाति के या किसी एक धर्म के नेता आएंगे तो निश्चित तौर पर सवाल उठेगा और ये लाजमी है। अभी मेरे साथी सपा के जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही बात है। पूर्वांचल से 10 में ऐसे नाम गिनवा सकता हूँ जिनपे संगीन से संगीन धारा में मुकदमे दर्ज है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और वो मुख्यमंत्री जी की जाति के हैं। और जो मैंने सांसद बताया वो भी मुख्यमंत्री जी की जाति के हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री एकमात्र प्रदेश ऐसा है जिसका मुख्यमंत्री खुद अपने ऊपर से मुकदमे में वापस ले लेता है। अपने ऊपर से मुकदमे वापस लेने के बाद दूसरे पर कार्रवाई करते हैं। अपने ऊपर भी कार्रवाई करिए। मैं तो कहता हूं जो 90 जो आपके बीजेपी के जो एमएलए हैं उन पर भी कार्रवाई करिए, फिर आप अपोजिशन पे भी कार्रवाई करिए। हम आपके साथ। ये जो आपके सवाल यहाँ पर है इनके लिए हम अभिषेक जी के पास चलते हैं। अभिषेक राय जी से जान लेते हैं। अभिषेक राय जी, आपने भी जो तमाम नाम गिनाए हैं या फिर जो भी आपके पास जानकारी है, क्या उसको लेकर आप शिकायत दर्ज कराएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? देखिए, हम कोर्ट का दरवाजा तो सबके लिए खुला, हम कोर्ट में जाएंगे, वो सारी बातें अपनी जगह है। जहाँ तक अभी हमारे कांग्रेस के मित्र भी कह रहे थे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी मित्र कह रहे थे, हमारे बड़े भाई हैं संजय जी, तो उनकी बातों में खुद ही वैमनस्यता समझ में आ रही है कि किस तरह की वो बातें कर रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है कि आप किस तरीके से देश की जनता को प्रभावित करना चाहते हो, प्रदेश की जनता को प्रभावित करना चाहते हो। इन्होंने बोला साहब हमने एमपी एमएलए कोर्ट खड़ा किया। क्या न्यायपालिका को आप इम्प्रेस कर रहे हो? क्या न्यायपालिका भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। अभी ब्रिजभूषण जी का नाम हुआ, ब्रिजभूषण शरण जी का, तो उसमें क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई? आप मुझे बता दो। उसके चक्कर में WWF ने, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने बिल्कुल जवाब ले लेते हैं इस समय। प्रतिबंधित कर दिया। बिल्कुल जवाब ले लेते हैं इस समय संजय चौधरी से। संजय चौधरी जी, ये तो हमने भी देखा है ब्रिजभूषण शरण जी के मामले में जिस तरीके से चीजें चली, ये नहीं कह रहे हैं कि बाद में चलिए ठीक है शिकायत वापस ले ली जाती है या शिकायत को लेकर उनमें कुछ कमियां पाई जाती है, लेकिन जो लेट लतीफी हुई है उसने विपक्ष को मौका दिया है सवाल खड़े करने का।
देखिए दीपशिखा जी, जी। इस मामले में कार्रवाई हुई 5.5 साल तक लगातार शिक्षा विभाग की टीम ने इस प्रकरण का अध्ययन किया और इसके बाद कैबिनेट ने उसे रिजेक्ट किया। 5.5 यानी साल कि तक न्याय में समय लगता है और ब्रजभूषण सिंह जी के भी जब तक कोर्ट में न्याय नहीं हो रहा है तब तक इस पर कैसे निर्णय आ जाएगा। और ये बात कर रहे थे बगल के उन्नाव के पूर्व विधायक के प्रकरण में पार्टी ने उन्हें निकाल दिया और वो आज तक जेल में सड़ रहे हैं। और एक चीज इनकी दरअसल सबका जवाब सुन लीजिए, सबका एक का जवाब। मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे विदेश में पढ़ रहे हैं, जिनकी सोनिया गांधी, जिनके राहुल गांधी, जिनके संजय गांधी, जिनके आज के सारे के सारे नेता, जिनके नेहरू विदेश में पढ़े हैं, वो आज ये प्रवचन दे रहे हैं कि उनके विदेश में पढ़ रहे हैं। यानी कि जो विदेशी नेतृत्व को अपने नेतृत्व के रूप में विदेश में पढ़े हुए लोगों को अपने नेतृत्व को स्वीकार करते हुए तर्क दे रहे हैं। मुझे चलिए ठीक है, आप तीनों से विदेशी बोल रहे हैं भाई, कि आप तीनों को विदेशी बोल रहे हैं भाई, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने का। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मसले पर आज दो टोक पर हमने बात की, हमने देखा है क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो हो सकता है जातियों को लेकर, धर्म को लेकर, वोटों को लेकर जिस तरीके से एक ध्रुवीकरण देखने को मिलता है, क्या ये एक बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसके लिए उचित है? और क्या उससे वाकई विकास होगा? क्या उसे एक वैसी सरकार मिलेगी जिससे ये उम्मीद की जा सकती है कि वो इस बड़े लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश को एक अच्छी दिशा या स्वर्णिम भारत के रूप में सामने ला पाए? ये तमाम सवाल हमारे दो टूक के आज रहे। फिलहाल के लिए दो टूक में इतना ही। मुझे दें इजाजत, आप बने रहे न्यूज़ स्टेट के साथ।